और 5 रिज्यूम दिखाऊंगा। ये रिज्यूम को आपको देखकर पता चल जाएगा कि रिज्यूम होते क्या है। रिज्यूम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इंट्रोडक्शन ये है, जब भी आप किसी कंपनी या फिर अच्छी जगह पर प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट मतलब जॉब की रिकॉर्डिंग जाते हैं कि सर मुझे जॉब मिल जाए और मैं जॉब के बारे में ट्राई करूंगा, तो सबसे पहले आपके पास एक रिज्यूम होना अनिवार्य है। आप एक काम और कर लें मेरे बच्चों, इस स्क्रीन को डबल टैप करके आप जूम कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, डबल टैप करके, उससे उंगली नहीं करनी है, डबल टैप करके आप जूम कर सकते हैं अपनी क्लासेस को। तो मैं रिज्यूम के बारे में बता रहा था। तो रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम लेकर जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी वाला सबसे पहले आपका सीवी देखता है, सीवी मतलब रिज्यूम। तो रिज्यूम को देखकर भी बता देता है कि ये बच्चे के अंदर कैसे नॉलेज है। रिज्यूम में क्या होता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये होते हैं। सेकंड, आपका क्वालिफिकेशन होता है, एजुकेशन से क्वालिफिकेशन। एजुकेशन से क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने अब तक क्या पढ़ाई कर रखी है। कोई डिग्री ली है, डिप्लोमा लिया है, डिग्री डिप्लोमा के साथ कुछ और आपने कर रखा है, यानी आपने तो पीजी डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने पीएचडी वगैरह कर रखा है, मतलब जो आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है आज तक, मतलब आपने जब से पढ़ाई स्टार्ट किया, मैं मानूं कि 2003 से आपने 2024 के बीच में जो भी पढ़ाई की है, उनकी पूरी डिटेल्स आपकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आ जाती है। एंड देन स्किल्स आती है, एक ऑप्शन आता है स्किल्स। कई टॉपिक होते हैं, सबसे पहले होता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको दिखा दूं, कुछ रिज्यूम्स के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रिज्यूम के कुछ टेम्पलेट है, वो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, और मैं आपको रिज्यूम के टेम्पलेट भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एक रिज्यूम है, मैंने अपना खोल लिया, क्योंकि किसी दूसरे के इन्फॉर्मेशन को मैं पब्लिश नहीं कर सकता, तो मैंने अपना खुद का एक रिज्यूम है वो खोल लिया। बट मैं इसको अगर दिखाऊंगा तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, तो मैं आपको एक सिंपल सा रिज्यूम कोई खोल लेता हूँ। हाँ, एक सिंपल रिज्यूम है, आई डोंट नो बट किसका है। अ, ये है। ये इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आपको एक हैश सेक्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, एक नेम है, नेम के बाद फादर नेम है, विलेज है, मोबाइल नंबर है एंड ईमेल एड्रेस। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला सेक्शन होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन रिज्यूम के अंदर। सेकंड सेक्शन होता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव अच्छा ये क्यों डालते हैं, अधिकतर हमसे पूछा जाता है कि सर हम करियर ऑब्जेक्टिव को क्यों डालें, क्या कारण है कि हम करियर ऑब्जेक्टिव को अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करें। देखो 36 स्टूडेंट आज लाए थे मेरी क्लास में, 37 हो गए। चलो ये कोई आया, बहुत बढ़िया, वेलकम आपका जो भी आए हैं। तो हमारे करियर ऑब्जेक्टिव जब भी हम रिज्यूम में डालते हैं तो उसमें साफ साफ लिखना पड़ता है कि मैं इस कंपनी के बारे में कैसा सोचता हूँ, अपने बारे में कैसा सोचता हूँ, कि मैं आपको कैसा काम करके दूंगा। तो लिखा आई वांट टू गिव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय माय परफॉर्मेंस एंड आई विल डे माय बेस्ट ऑफ अचीव द कंपनी ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब यह है कि जो मैं करूंगा काम, मैं आपको दे सकूंगा, मैं आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन दूंगा एंड आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा काम के अंदर, और मैं इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा अचीव करूंगा ऑब्जेक्ट, जो मैं बहुत अच्छा अचीवमेंट इस कंपनी के अंदर कर सकता हूँ। अब सीधी सीधी बात है, आप इससे सामने वाले को निभा रहे हैं, सामने वाले को इंप्रेस कर रहे हैं। सूरज शर्मा आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही है, एनीवे कोई और ऐसा बच्चा है इसके पास स्क्रीन नहीं आ रही है हमारी जो मीटिंग की। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि व्यक्ति को, सामने वाले को ये समझाना कि भाई मेरा करियर में ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस प्रकार से काम करना चाहता हूं, मैं आपकी कंपनी में ऐसे काम करूंगा, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज में बनकर मैं ऐसा एम्प्लॉयज बनकर रहूंगा कि आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी कंपनी को दिन दूनी तरक्की कराऊंगा। मैं जिस काम के लिए रखा गया हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रखा गया है, तो आप क्या कहोगे, भैया सीधी बात है कि सर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रखा गया हूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रखा गया हूँ, आपको मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधित मैं कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। बात आ रही है समझ में आपको प्रॉपर, कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वर्क है इसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। डेटा एंट्री का काम है, मैं आसानी से कर सकता हूँ सर, जो भी आपका अकाउंटिंग का काम है वो कर सकता हूँ, एंड देन आपके मैनी मोर जो भी कंपनी के अंदर काम होंगे वो सारे काम मैं बहुत आसानी से करूंगा और आपको कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको प्रॉपर समझ में आ गया, एस लिख दें। अगर आपको करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आ गया वो एस लिख दें। अब आज कट कट के आ रही है, देखो आज आज का प्रॉब्लम है, आज के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। करियर ऑब्जेक्टिव यही होता है, करियर ऑब्जेक्टिव में टू स्पष्ट कर दिया जाता है कंपनी वाले को, तो देखता है वाह भाई बंदा तो बढ़िया। पर आज के टाइम का करियर ऑब्जेक्टिव क्या, जैसे सामने वाले ने किसी ने रिज्यूम बनवाया, बट मैं आपको बताऊं ना कि
व्यक्ति यही नहीं देखता कि मैंने करियर ऑब्जेक्टिव में क्या करवाया। सामने वाले को पता है, रिज्यूम वाले को पता है ये छिपा हुआ रिज्यूम है, किसी कैफे से प्रिंट करवा के ले आए हैं 10 रुपए दे के, तो ये 10 रुपए वाला अलग से दिख रहा है, 10 20 50 जो भी आप देते हो, आई डोंट नो, बट ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो रिज्यूम है आपकी स्क्रीन पर, वो एकदम साफ है कि इसमें करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में एक आराम से ऐसे छांट के लिख दिया गया। बात आगे समझ में आपको, प्रॉपर समझ में आई नहीं हमारी बात। एंड देन अब आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब आपने 10+2, 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, आपने ऐसे कौन से कोर्स किए, तो ये होती है हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि एकेडमिक के अंदर हमने क्या किया है। बात आई समझ में आपको, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th कब किया, 12th कब किया, किस मार्क्स से किया, किस परसेंटेज से किया, क्या बेस रहा आपका, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आप डाल सकते हो। तो आपके अंदर एक सेक्शन बना सकते हो एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एंड देन आपके पास एक ऑप्शन मिलता है टेक्निकल एजुकेशन। मतलब अब आपके पास टेक्निकल एजुकेशन क्या है, मतलब आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप रेल प्राइवेट जा रहे हैं, आप रेलवे के अंदर प्राइवेट जा रहे हैं, तो आपके पास कोई टेक्निक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या फिर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जा रहे हैं आप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जा रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे वो कंपनी आपको हायर करे। एक बात सोचो, आज के टाइम में नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट बीएससी करते हैं। अगर मान सकता हूं कि 1 लाख बच्चों ने 12th पास किया, तो 1 लाख में से 50,000 बच्चे बीएससी बीए में पहुंच जाते हैं। हम राइट, ये से नो, ये बताइए, मैं ठीक कर रहा हूँ ये बात, कि हमारे 50,000 बच्चे जो हैं वो किसमें पहुंच जाएंगे, बीए बीएससी में। मैं सही कह रहा हूँ। उनमें से 10,000 बच्चे किसमें जाएंगे, आईटीआई जीटीआई पॉलिटेक्निक में। उसमें से 10,000 किसमें जाएंगे, एनी अदर। और जो बचे 20,000 बच्चे वो कुछ नहीं करेंगे, वो घर बैठेंगे, क्या करेंगे, 12th कर लिया अब शादी करेंगे, बात खत्म, और कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे बच्चे, 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से सभी लोग अपने अपने कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट हो जाते हैं। एंड देन हमारा क्या होता है, आप अकेडमिक क्वालिफिकेशन किया, तो 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, ये तो करके छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होता। जब भी जॉब की बात आती है, जॉब की बात आती है, जब आपके प्लेसमेंट की बात आती है, तब आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे आपने आईटीआई की है, जैसे आपने जीटीआई से पॉलिटेक्निक बोलते हैं, जैसे आपने किसी कंप्यूटर डिप्लोमा का किया है, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स किया है, किसी ने अकाउंटेंट का कोर्स किया है, किसी ने नर्सिंग का कोर्स किया है, ये आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है बच्चों। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिलता है, आपके पास नर्सिंग है तब आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपके पास मेडिकल का कुछ डी फार्मा वी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्सेज किए हैं तब आपको जॉब मिल जाएगी, आपके ने कोई लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, डीएमएलटी एमएलटी जैसे कोर्स किए तब आपको जॉब मिल जाएगी, आपने कोई कंप्यूटर बेसिस कोर्स जैसे सीए चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स किया, या आपने कोई एनी अदर कोर्सेज, जैसे इसका नाम मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में एडीसीए डीसीए ओ लेवल पीजीडीसीए डी, आपने ऐसे कोर्सेज किए हैं। अच्छा प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में आ जाए तो प्रोग्रामिंग में एसएसटी सी प्लस प्लस जावा पास्कल कोबॉल डॉट नेट एसक्यूएल जैसी लैंग्वेजेस को सीखा है, तो आप 101% जॉब को हासिल कर सकते हैं। बात आई आपकी समझ में। तो ये होती है आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कि आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की है। अब आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं की है तो फिर आपको जॉब मिलनी मुश्किल है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जो बंदा हो उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, उसके पास जो व्यक्ति है उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, उसके पास जो एम्प्लॉय है उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तब वो हायर करेगा। एंड देन आता है बच्चों वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस होता क्या है, वर्क एक्सपीरियंस जो होता है जब आपने किसी कंपनी के अंदर कोई काम किया, आपने किसी कंपनी के अंदर कोई काम किया उसे बोलते हैं वर्क एक्सपीरियंस। बात आई समझ में। वर्क एक्सपीरियंस का सीधा सीधा मतलब है जब किसी कंपनी के अंदर आप कोई काम करते हैं, आप किसी कंपनी में जुड़े, जुड़ने के बाद आपने कोई काम किया, उसे बोले हम वर्क एक्सपीरियंस। आपने वर्क एक्सपीरियंस क्या लिया, और जब तक कहते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर, आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर, फ्रेशर कैंडिडेट को जॉब क्यों नहीं मिलती, फ्रेशर को इसलिए नहीं मिलती जैसे उसे कोई व्यक्ति सिखाने आ रहा है, अब वो सिखाएगा 2 महीने 3 महीने, और जैसे ही वो सीख जाता है उसके भाग बढ़ जाते हैं, भाग जाता है कंपनी छोड़ के। तो एज ए फ्रेशर कोई लेना नहीं चाहता, फ्रेशर को समझाते समझाते बहुत टाइम लगता है, और फ्रेशर को समझाओ तो उसे बुरा लग जाता है, ये मुझे समझा रहा है, मैंने तो इतनी पढ़ाई की है। भाई तैने पढ़ाई की है, तुझे काम का अंदाजा नहीं है, पढ़ने में और काम करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बच्चों वर्क एक्सपीरियंस भी इसी प्रकार से डिपेंड करता है, जितना आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी उतनी हाई होगी। बात आपको समझ में आ रही है ना प्रॉपर, कि मैं इन टेक्निकल पॉइंट्स को क्यों समझा रहा हूँ, रिज्यूम में इफेक्ट डालते हैं ये पूरा पूरा, मैं इसीलिए आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ।
आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, प्रॉपर समझ में आ रही है, यस या नो? यस या नो? आपको प्रॉपर समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड। आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो मैं फिर आगे आपको समझाऊं। तो वर्क वर्क एक्सपीरियंस जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊं, वर्क एक्सपीरियंस के बाद इस रिज्यूम के अंदर पड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका नाम, डिटेल एंड मेरिट। एंड लास्ट में जो ऑप्शन है इसके अंदर वो पड़ा है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब होता है कि रिज्यूम के अंदर मैंने जो जो बातें आपसे बोली हैं, सर मैम या कंपनी का ऑनर, एचआर, जिस तरह से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसे कहेंगे जो भी बातें मैंने आपको दी है इस रिज्यूम के अंदर, वो सकते हैं। अगर इनका कुछ भी गलत निकलता है तो आप मुझे बाहर कर सकते हैं, या आप जो भी चाहें उससे आप कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है, एंड देन आपके नीचे नाम, सिग्नेचर, प्लेस पड़ जाता है, बस बात ये खत्म। तो ये जो रिज्यूम है बच्चों, ये जो रिज्यूम है वो किसके लिए है, मैं आपको बताऊं। ये रिज्यूम कहीं भी कैफे से 10 रुपए में बन जाता है, 20 रुपए ले लेता है। अगर कैफे वाला बल्लिया का है तो आपसे 50 रुपए ले लेगा, क्योंकि बल्लिया महंगा ही ज्यादा है। एंड देन किसी लोकल कैफे पे आगे 10 से 20 रुपए में वो आपको प्रिंट करके दे देगा, भाई ये रिज्यूम आपका बन गया, 2 मिनट में काम। तो इस रिज्यूम से क्या आपको जॉब मिल सकती है, यस या नो? इस रिज्यूम के आधार पर जॉब मिल सकती है बाहर कंपनी में, जिनका पैकेज 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार, 40 हजार है, सबसे मिनिमम पैकेज। वैसे तो आपको 60, 70, 80 हजार तक पैकेज होता है। क्या इस रिज्यूम से आपको जॉब मिल सकती है? जहां बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, पीवीटी एलटीडी कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां हैं, जो आपको पीएफ, एसआई, ईएसआई देती हैं। यस या नो? जॉब मिल सकती है? मिल सकती है तो यस, एंड नहीं मिल सकती है तो नो। फटाफट कमेंट में लिखें। किस हो गए बच्चों? 39 स्टूडेंट है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। विशाल सिंह कह रहे हैं पता नहीं। हिमलता कह रही है यस, जायद यस। देखो जहां तक मेरा मानना है, वहां पर एक सिस्टम होता है बच्चों। आज के टाइम में ना एटीएस आ गया है। क्या आ गया? एटीएस। अब मैं आपको इसकी भी जानकारी दूं। सबसे पहले तो रिज्यूम बनाने से पहले मैं आपको कई सारी चीजों से मिलवाऊंगा, जिनसे आपको पता चलेगा। अब होगा रिज्यूम एटीएस, मैं डालता हूँ यहाँ पे रिज्यूम एटीएस। अब एटीएस के बाद डालता हूँ फुल फॉर्म। क्या डाला मैंने बच्चों? रिज्यूम एटीएस फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एआई से हिंदी कर लेते हैं। वैसे तो होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये क्या कह रहा है? एटीएस का तात्पर्य है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, है जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनियों की भर्ती की प्रक्रिया का प्रबंधन करने में मदद करता है। एटीएस बायोडाटा में से कीवर्ड और अन्य जानकारी को स्कैन करके नौकरी के युक्त उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने में मदद करता है। आगे लिखा है एटीएस अनुकूल रिज्यूमे बनाने के लिए यहाँ कुछ जवाब दिए गए हैं। किस अदर टेम्पलेट का उपयोग करें? रिज्यूमे बिल्डर एटीएस रिज्यूमे टेम्पलेट सुनिश्चित करने की मदद कर सकता है। मैं आपको शुद्ध शब्दों में समझाऊं। शुद्ध शब्दों में समझाने का मतलब यह है, इसकी भाषा छोड़ के मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊं कि बच्चों होता क्या। एटीएस ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब होता क्या है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार आपको उस रिज्यूम का, वो उम्मीदवार क्या करेगा? आपके उस रिज्यूम का कीवर्ड सर्च करेगा। उसने डाल दिया जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब है। आज के टाइम में सबसे बड़ी तो बेरोजगारी एक है। जैसे आज यूपी पुलिस की वैकेंसी निकल रही है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? दरोगा भी डालना है, जो दरोगा बनने लायक है वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के में डालना है। जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी यूपी पुलिस। ऐसी हमारी प्राइवेट नौकरियां हैं बच्चों। उनमें भी जब कोई वैकेंसी निकल के आती है तो लोग भरपूर फॉर्म डालते हैं। बात आ गई समझ में? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन करते चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? एक बात सोचो, सब लोग एक ही नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, तुम कैसे पहचानेंगे? तो उसने पहचानने के लिए एटीएस का यूज किया, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। उसने डाल दिया कोडिंग। तो कोडिंग का कोर्स आपने किए हैं और रिज्यूम में एंटर किए, तभी आपको वो सर्च करेगा, अन्य नहीं करेगा। तो मैं आपको एटीएस वाला एक रिज्यूम दिखाऊं,
यस या नो? एटीएस वाला एक रिज्यूम दिखाऊं? कैसा होता है एटीएस वाला रिज्यूम? फटाफट एस लिखें। मैं आपको ये भी बता दूं कौन कौन बच्चा एक्टिवेट रहता है। ये भी मेरे पास पीडीएफ आ जाती है पूरी चैट की। मैं ये भी बता सकता हूँ। ये लाइव क्लास के लास्ट में बताऊंगा कैसे आती है। एटीएस के रिज्यूम दिखाने के लिए मैं आपको बॉस के स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आपकी स्क्रीन पर आया एक रिज्यूम, देखिए। आपके स्क्रीन पर एक रिज्यूम आ चुका है। सभी को रिज्यूम दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा जूम कर दूं। स्क्रीन पे प्रॉपर स्क्रीन पर आपको रिज्यूम दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब इस रिज्यूम को उस रिज्यूम से कंपेयर कीजिए। एक ये रिज्यूम है आपकी स्क्रीन पर, एक ये रिज्यूम है। कुछ फर्क है? फर्क है? कुछ नहीं, इसमें जमीन आसमान का अंतर। देखो यहाँ पर मैंने प्रोफाइल के ऊपर सबसे ऊपर अपना नाम डाला है। एंड देन मैं जिस पेशे से हूँ, मैंने अपना पेशा डाला है। पेशा मतलब कि मैं किस वर्क को प्रोफेशनल हूँ, किस वर्क प्रोफेशनल में काम करता हूँ। मैं वर्क कर प्रोफेशनल में काम करता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब होता है बहुत सारी फील्ड को कंप्यूटर की जानने वाला, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की फील्ड से मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की मैंने फील्ड पे काम कर लिया है। एंड देन देखेंगे आप कि मेरी प्रोफाइल में है मेरा फादर्स नेम, मेरी मदर्स का नेम। एंड देन मैंने यहाँ पर एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का अलग से सेक्शन बना रखा है, जहाँ पर मेरे नाम है, मेरी मेल आईडी है, मेरा फोन नंबर है, मेरा एड्रेस है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। एंड देन मेरा जो सिटी है वो है, मेरे पास कार है नहीं है, मेरा जेंडर है, नेशनलिटी है, मेरी खुद की वेबसाइट है मेरे अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन में ऐड की है। आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है ये सारी चीजें? प्रॉपर दिखाई दे रही है? कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यहाँ पर इसके बाद मैंने डाला अपनी एजुकेशन। तो मैंने एजुकेशन में क्या कर रखा है, 12th पास किया कब किया, मैंने ग्रेजुएशन कब किया। अब आता है मेरे एम्प्लॉय, मैंने काम कहाँ का किया है। तो मैंने ये थोड़ा सा ऐसे जनरल आपको दिखाने के लिए डाल रखा है, बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको वो बनाने के लिए मैंने रिज्यूम डाल दिया है। इसमें कोई जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि आपको समझाने के लिए कर दिया, किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं दिखा सकते। तो ये एम्प्लॉयमेंट मैंने डाल रखा है कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, वर्ष 2018 में कहाँ काम किया है, आईटी ट्रेनर 2020 में क्या काम किया है। तो ऐसे मैंने आपकी जानकारी के लिए भर रखा है। एंड देन मेरे मेरे पास कोर्सेज क्या क्या है, मैंने कोर्सेज क्या किया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है। मेरे पास ओ लेवल है, मेरे पास ट्रिपल सी है। ओ लेवल कहाँ से किया ये पूरी जानकारी है, ट्रिपल सी कहाँ से किया ये पूरी जानकारी है, एडीसी मैंने कहाँ से किया ये पूरी जानकारी है। एंड देन मैंने सीसीटीवी का एक कोर्स किया है, कहाँ से किया है। ये सारे कोर्सेज मेरे जनरल एंड सीसीए सीएससी का कोर्स किया है, ये कहाँ से किया, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। एंड देन मेरे पास और सिर्फ सर्टिफिकेट है, ये तो मेरा डिप्लोमा कोर्सेज बच्चे। एंड देन मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से लिया है, तो मैंने सर्टिफिकेट का एक टेम्पलेट रखा है, पीएमजी दिशा से मैंने एक सर्टिफिकेट कर रखा है। और मैंने कस्टम सेक्शन में मैंने अपना डाल दिया, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट है यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। एंड कस्टम सेक्शन में मेरे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज क्या क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज भी मेंशन किए हैं बच्चे। तो एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे मेरे पास एमएस ऑफिस है, ईमेल है, चैट जीपीटी है, एचटीएमएल है, टेली कॉलिंग है, कस्टमर कन्वेंसिंग स्किल है। तो यहाँ पर ये सारी स्किल्स इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं। बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई? यहाँ पर एडवांस एमएस ऑफिस है, ईमेल है, एचटीएमएल एंड वेब है। अब मेरे पास यहाँ पर दो चीजें मिली स्किल, कि भाई आपकी प्रोफेशनल स्किल क्या है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्किल है वो मेरे अंदर है कि एमएस ऑफिस मुझे बहुत अच्छे से आता है। लैंग्वेज कौन कौन सी जानता हूँ, मैं दो लैंग्वेज जानता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। मेरे हॉबीज क्या है, मैं म्यूजिक सुनना मुझे ज्यादा पसंद है। क्वालिटीज क्या है आपकी, मेरे अंदर क्वालिटीज जो है एमएस ऑफिस की है, ईमेल की है, एचटीएमएल वेब डेवलपमेंट की है, टीम मैनेजमेंट की है, टीम वर्क की है, हार्ड वर्किंग की है। तो अब ये बंदे के पास से मेरा ये रिज्यूम जाएगा, और एक बंदे के पास ये रिज्यूम जाएगा, बताइए जॉब किसे मिलेगी, इस रिज्यूम वाले को या रिज्यूम वाले को? तो ये ए रिज्यूम है, ये बी है।
तो आप कमेंट में बताएं जॉब सबसे पहले किसे मिलेगी, ए वाले को या बी वाले को कंप्यूटर ऑपरेटर की। फटाफट ए बी कमेंट में टाइप करें। मैं रिज्यूम का सेटअप बताऊंगा इसके बाद। 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं आएगी, तब तक आप ए बी टाइप करें फटाफट। कुछ बच्चों का मानना है ए वालों को मिलेगी, कुछ का मानना है बी वालों को मिलेगी। बहुत बढ़िया बच्चों, आपके कुछ ए को मिलेगी, कुछ बी को मिलेगी। पर मैं बताऊं आपको, ये जॉब जो है वो हायरिंग होगी एटीएस से, और एटीएस में ए वाला रिज्यूम आएगा ही नहीं, क्योंकि ए वाले रिज्यूम के अंदर कहीं भी कोई भी ऐसा कीवर्ड मेंशन नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हो कि कंप्यूटर ऑपरेटर में वो बंदा काम करता है, तो ऑब्जेक्टिवली बी को मिलती है। तो अब मैं एक टेम्पलेट रेडी करूंगा एमएस वर्ड पे रिज्यूम का। पहले तो मैं ए वाला रिज्यूम करूंगा, फिर आपको बी वाला भी बताऊंगा। तो आज जो रिज्यूम टेम्पलेट करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ ए वाला। तब तक आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं आपके रिज्यूम को पहुंच जाता हूँ एंड देन ड्रा करता हूँ, एमएस वर्ड में पहुंचता हूँ। तो एमएस वर्ड में सबसे पहले मैंने टाइप कर दिया रिज्यूम। ये स्क्रीन पर जिसने भी जो किया उसे इरेज कर दे बहुत जल्दी से। तो रिज्यूम को मैंने बड़ा कर लिया है, और एंड देन मैंने आपको देखा ऊपर खाली स्पेस दिख रहा, तो कल मैंने खाली स्पेस सेट करने के लिए मार्जिन ऑप्शन बताया था, मार्जिन में बताया नैरो कर देना है। मैंने नैरो कर दिया है, तो यार रिज्यूम ऊपर पहुंच गया। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मैं नाम डाल देता हूँ, जनरल में डाल देता हूँ ये राज सिंह। राज सिंह नाम डाल देता हूँ, एंड देन इनकी एक ईमेल डाल देता हूँ, राज ऑनलाइन BLY.gmail.com। और जैसे ही मैंने gmail.com डाला, आप देखेंगे यहाँ पर राज BLY.21@gmail.com। और जब मैंने gmail.com डाला तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर में चेंज हो गया है। कहने का मतलब है ये एक लिंक के फॉर्मेट में चेंज हो गया। एंड देन इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर ही यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का अगर मोबाइल नंबर लिखेंगे तो यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। तो एंड देन यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया है। एंड देन इनके जो भी है मैंने एड्रेस है वो डाल देता हूँ। एड्रेस बरेली यूपी। इनका जो एड्रेस डाल दिया है विद पिन कोड के। तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें डाल देनी है। ईमेल डाल दी है, आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, नाम डाल देना है। तो अब आप देखोगे अगर मैं इस प्रकार से यहाँ पर ईमेल मोबाइल नंबर नाम डाल रहा हूँ तो यहाँ पर काफी स्पेस दे रहा हूँ। तो आपको मैंने ये नॉर्मली डाल के दिखा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं जानबूझ के ये डाल रहा हूँ, इतना मैंने डाला। एंड देन मैंने करियर ऑब्जेक्ट को यहाँ से शीशे कॉपी मार लिया है, और फिर से आता हूँ वही रिज्यूम के अंदर और मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने करियर ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया है। करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। और आप देखेंगे होम के टैब पर जाकर वही सेटिंग वाले ऑप्शन से जो मैंने आपको सिखाया था, सेटिंग वाले ऑप्शन से इसको बड़ा कर देते हैं। एंड देन बड़ा करने के बाद इसे बोल्ड भी कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे करियर ऑब्जेक्ट इनका सेम टू सेम पेस्ट कर दिया है, क्योंकि लिखने का तो समय है नहीं, लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो ऑप्शन डाल रखा है वो भी इनका सेम मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाला बच्चों, तो आपको दिखेगा होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऊपर वाले की तरह होना चाहिए। तो आपको इसको सेम लाने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंड देन फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करना है, और इससे एकेडमिक के ऊपर कर देना। तो ये देखेंगे आपके इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है।
एंड देन आप इसकी सेटिंग को एज इट इज इस पे कर सकते हैं। तो मैंने इसकी सेटिंग को भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो सेटिंग यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेटिंग अप्लाई करते हुए। तो जब सेटिंग अप्लाई करता हूँ ये दोनों पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा और इसकी सेटिंग को अप्लाई कर दूंगा। तो अब देखेंगे इसकी सेटिंग जो है अप्लाई हो चुकी है एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। एंड देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद मैंने एंटर मारा। फिर गया मैं रिज्यूम के ऊपर, और रिज्यूम के ऊपर मैंने कर दिया टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन को कॉपी किया, और जाने के बाद मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है हमारी वो भी आ चुकी है। तो अब चाहते हैं कि अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो भी हमारी सेम फॉर्मेटिंग आ जाए, फॉर्मेट पेंटर एंड देन फॉर्मेटिंग। तो आप देखेंगे विद पूरी फॉर्मेटिंग सेम टू सेम यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आ रही है। ये चीजें प्रॉपर समझ में आ रही है आपकी, आवाज आ रही है, प्रॉपर समझ में आ रही है, आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? आपको प्रॉपर आवाज आ रही है? यहाँ पर जो है मैंने आपके इतनी चीजें कॉपी कर ली हैं। एंड देन मैं जाता हूँ फिर से रिज्यूम पे, और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो है उनका कॉपी कर लेता हूँ। तो वर्क एक्सपीरियंस को मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। वर्क एक्सपीरियंस को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी इनके वर्क एक्सपीरियंस रहे हैं करके, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जहां जहां इनका वर्क एक्सपीरियंस का डिले था, तो मैंने वर्क एक्सपीरियंस को डाल दिया। ऊपर वाला सेम मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, तो वही सेम काम फॉर्मेट प्रिंटर वर्क एक्सपीरियंस पे किया, और वो सेम कॉपी फॉर्मेटिंग आ गई। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी सर का आ चुका है। और अब जो लास्ट ऑप्शन बचा है इनका वो भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर आएगी नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे डिटेल ही कॉपी कर लेता हूँ। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी है। सेम इसकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर एंड देन फॉर्मेटिंग, ये अप्लाई हो गई। आप देखेंगे। और नेक्स्ट आपके जो लास्ट बचा है वो बचा दिए डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन भी इनकी कॉपी कर ली है। तो यहाँ पर जो भी मोस्टली जल्दी जल्दी काम हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिए। तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर इनकी कॉपी पेस्ट कर करके, और सारी चीजें जो है मैंने एकदम ओके कर दी। अब बच्चों क्या है, सबसे पहले बात है, ये रिज्यूम मैंने कंट्रोल पी से प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप एक रिज्यूम का टेम्पलेट जो देख रहे होंगे, तो उसमें बहुत भद्दा सा नजर आ रहा होगा कि घटिया सा क्वालिटी का रिज्यूम आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें एडिटिंग भी कर दूं। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें इनका नाम डाल देता हूँ, फादर नेम। फादर नेम डाल दिया। फादर नेम इनका जो भी है, उसे राम से नहीं डाल दिया, राम से नहीं सिंह। एंड इनके फादर नेम के बाद इनका मैंने फादर नेम डाल दिया, मेल का। कॉपी कर लेता हूँ, बहुत देर लगेगी। एंड फादर नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ एंड मेल, टीवी, और यहाँ पहुंचे और बी। तो फादर नेम के बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ले ली। एंड देन डेट ऑफ बर्थ के बाद नेशनलिटी, नेशनलिटी में इनकी इंडियन है जो भी मैंने अभी वो भी ले ली। एंड देन मैरिड स्टेटस, स्टेटस ये मैरिड है, शादीशुदा। तो इनके शादीशुदा वाली जिंदगी को कॉपी कर लिया। एंड देन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज नाउ, ये लैंग्वेज जो भाषा जानते हैं वो ये जानते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। और इनका सेक्स वो है फीमेल। मैंने यहाँ पर देखा ये भी कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें जो है वो स्क्रॉल कर दी है। कौन बोल रहा है अनमेरिड करो गौरव? अच्छा, अनमेरिड करूँ? तो कोई बात नहीं।
अनमैरिड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो आप देखो ये डेटा जो है मैंने क्लियर कर दिया। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा ये बड़ा भद्दा सा रिज्यूम बना के मैंने रेडी किया, बहुत घटिया, बहुत घटिया। अब आप सबसे पहले तो ये देखें, ये एक पेज में आ नहीं रहा है, ये पेज में आ रहा है दो, इतना घटिया रिज्यूम, और वही दो पेज में आ रहा है। इसको सेट कैसे करते? सेट करना सबसे बड़ा काम होता है, बनाना कोई बड़ा काम नहीं होता। इसकी सेटिंग करना बहुत जरूरी काम होता है। कहो इसकी सेटिंग करके दिखाएं 1 मिनट में। 1 मिनट में इस रिज्यूम की सेटिंग करके दिखाएं, बहुत बढ़िया तरीके से, फास्ट दिखाएं, हल्के हल्के स्लो दिखाएं या फास्ट। पेज लेआउट, और पेज लेआउट में यहाँ पर 10 पीटी की जगह कर देते हैं 0 पीटी। तो आपका रिज्यूम देखेंगे, तो आपका रिज्यूम जो रह गया 1 पेज में, एंड देन कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे तो देखेंगे आधे ही पेज में ये रिज्यूम निपट गया। जो रिज्यूम 2 पेज में आ रहा था वो 1 पेज में रह गया। एंड देन इसकी बेस सेटिंग के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, और एक बेस सेटिंग के लिए यहाँ बोल्ड कर देंगे, और इसको छोटा कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रोफेशनल तरीके से आ गया है। एंड देन यहाँ पर मारेंगे एक एंटर, और यहाँ पर जो रिज्यूम के बीच में जो लाइन है उसको थोड़ा सा करेंगे बड़ा, एंड देन करेंगे बोल्ड। बोल्ड तो नहीं करेंगे, एंड देन इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर देंगे। आपने बोला फास्ट, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर भी फास्ट क्लास ही मिलेगी, बढ़िया तरीके से। मैंने यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी है। एंड देन फॉर्मेट प्रिंटर से यहाँ की सारी फॉर्मेटिंग को सेम अप्लाई कर दूंगा सारी जगह पे। ये फॉर्मेटिंग प्रिंटर से ले जाके मैंने सब पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। और अब आप देखेंगे ऐसा जो रूप है वो कितना बढ़िया हो चुका है। और एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा मैंने रिज्यूम की फॉर्मेटिंग चेंज कर दी है। अब सर ने जो 10+2 किया था, उस 10+2 में मैं भी 4 चांद लगाने जा रहा हूँ बच्चों। ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लगा दिया मैंने सर के आगे, जो सर के आगे जो एरो लगते हैं वो। अब सर ने जो भी किया है वो देखिए एकदम प्रोफेशनली तरीके से यहाँ पर नीचे आ चुका है। अब सर को मिल जाएगा यहाँ पर बढ़िया तरीके से दिखाने का मौका। एंड देन सर ने जो टेक्निकल एजुकेशन ली है उसके आगे भी 4 चांद लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर इनके लिए सर का आगे लगा देते हैं, सर ने टेक्निकल एजुकेशन ली है। एंड देन सर के पास कुछ अच्छा अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस को भी सर की मेंशन करा देता हूँ एक अच्छे से पॉइंट के साथ। एंड देन मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, और यहाँ पर इसको ले आया हूँ थोड़ा एंटर नीचे ले आया। तो मैंने आपको यहाँ पर देखो एडजस्ट करा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा डिटेल जो है वो एकदम सही से हो गया है। एंड देन डिक्लेरेशन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ बोल्ड। और आप आई हैव डिक्लेयर जो लिखा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर जाने के बाद जो थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर इसको मैं मेंशन करा देता हूँ। अब आप देखेंगे आई हैव डिक्लेयर भी अच्छे से आ गया है। आपको ये नजर आ रहा होगा एकदम क्लियर। एंड देन यहाँ पे डाल देते हैं, क्लिक करके 2 टैब मारेंगे तो नेम, और डाल देंगे डेट। एंड देन डाल देंगे इधर नेम डेट को डालने के बाद जो खाली स्पेस बचा है पेज लेआउट वही 10 पीटी की जगह 6 पीटी कर देंगे यहाँ पर, और इसकी फॉर्मेटिंग को सेम फॉर्मेटिंग मार देंगे, और यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों कुल मिला के ये 2 मिनट में तैयार होने वाला रिज्यूम था। तो रिज्यूम इस प्रकार से 2 मिनट में तैयार
हो जाता है। तो आपको ये 2 मिनट का रिज्यूम कैसा लगा अभी मैं आपको बताता हूँ। सिग्नेचर, कंट्रोल पी। आप देखिए, ये रिज्यूम जो है वो 2 मिनट में बनके तैयार हो। ये आपने कहा था सर फास्ट समझा, तो मैंने फास्ट तरीके से आपको ये रिज्यूम समझा दिया। तो फास्ट समझ में आया? किस किस को ये फास्ट तरीके से रिज्यूम की सेटिंग समझ में आई? जनरल रिज्यूम है, सेम टेम्पलेट है, मैं आपको सेव कर दूंगा। आ गया? अरे वाह, सारी आपको आ गया। वेरी गुड। अरे कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट, रिपीट रिपीट। सारे बिल्कुल रिपीट करेंगे। आज की क्लास में नहीं है, कल भी रिज्यूम पर ही क्लास देंगे। कल प्रोफेशनल रिज्यूम पर क्लास देंगे। आज का क्लास था तो नॉर्मल रिज्यूम पे था, कल प्रोफेशनल रिज्यूम पर क्लास रहेगा बच्चों। काहे परेशान है आप? आज के लिए तो बैठे हैं हम। कल प्रोफेशनल रिज्यूम पर बच्चों क्लास रहेगा। आपको प्रॉपर रिज्यूम दिख रहा है? कहो तो इसकी एक पीडीएफ शेयर कर दूं आपके ग्रुप में। लो, इसकी पीडीएफ कैसे बनाते हैं ये भी सीख लो। फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, एंड देन सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? डेमो पीडीएफ लाइव स्टूडेंट रिज्यूम, मैंने यहाँ डाल दिया डेमो पीडीएफ लाइव स्टूडेंट रिज्यूम। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सेव करने के। देखिए, इनमें से एक ऑप्शन है पीडीएफ, यस कर दें यहाँ पर पीडीएफ पे। एंड देन आपका लोकेशन ले लें। मैंने यहाँ पर लोकेशन जो ले ली है, मुझे डेस्कटॉप लेनी है, तो डेस्कटॉप लोकेशन ले ली और वहां पे कर दिया सेव। तो ये डेस्कटॉप पर पीडीएफ सेव होगी बच्चों। लो, आ गई पीडीएफ में रिज्यूम। आप बताओ। इसकी वर्ड फाइल भी सेव कर देता हूँ, वर्ड फाइल भी इसकी सेव कर देता हूँ बच्चों। लो, वर्ड फाइल भी सेव एज कर दी। सेम सेव एज वर्ड फाइल, वहां पर रिज्यूम नाम से वर्ड फाइल सेव कर दी। आप लोगों के लिए कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दूं कहो तो?